हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल पे हर कुछ दिनों पे कुछ ऐसे ऑटिस्टिक सेलिब्रिटी के बारे में बतला सकूं ताकि आपको अपने बच्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से काम करने की प्रेरणा मिले। तो इसी सीरीज़ में आज मैं आपके सामने लेकर के आ रही हूँ एक ऐसे ऑटिस्टिक सेलिब्रिटी की कहानी जिनके बारे में जब आप जानेंगे तो आप देखेंगे इन ऑटिस्टिक लोगों की जो सोच होती है वो हमेशा से सबसे अलग हटके होती है। और जब वो किसी चीज़ पे काम करते हैं तो इतने मन से करते हैं कि उसमें बहुत सारे वो नए नए परिवर्तन ला करके दिखलाते हैं और कुछ नई सोच दुनिया को दे के जाते हैं। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ फेमस एनिमल बिहेवियरिस्ट टेम्पल ग्रैंडीन। टेम्पल ग्रैंडीन एक अमेरिकन एकेडमिक हैं, इसके अलावा वो एनिमल बिहेवियरिस्ट हैं। उन्होंने फार्मिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे सुधार लाए जिसके कारण कि फार्मिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे सुखद परिवर्तन देखने को मिले थे। उन्होंने एनिमल बिहेवियर हैंडलिंग एंड फैसिलिटी डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं। लगभग 400 आर्टिकल उन्होंने इस विषय पे लिखे हैं जिससे दुनिया को बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें पता चली जिससे पहले हमारी दुनिया अनजान थी, यानी कि जानवरों के उन बिहेवियर्स के बारे में जो कि हम सोच नहीं सकते हैं। लेकिन टेम्पल ग्रैंडीन की एक अलग सोच का नतीजा था कि उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव लाए हैं जो कि आज भी बहुत लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। टेम्पल ग्रैंडीन हमेशा ऑटिज्म और न्यूरोडाइवर्सिटी मूवमेंट का हिस्सा रही हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव सबों से शेयर किए हैं जिसके कारण से हमें ऑटिज्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को समझने को मिला है। टाइम 100 जो कि दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट निकालता है, हर वर्ष निकालता है। उसने 2010 में हीरोज़ कैटेगरी में टेम्पल ग्रैंडीन का नाम दिया था और ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि लोगों ने उनके कार्य को समझा और बहुत सराहा भी। उन्होंने थिंकिंग इन पिक्चर्स नाम की एक किताब भी लिखी है जिसे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ऑटिस्टिक लोगों के जीवन में जो पिक्चर कार्ड्स की बातें हम करते हैं, विजुअल कार्ड्स की बातें करते हैं, वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फेमस न्यूरोलॉजिस्ट ऑलिवर सैक्स ने कहा था कि यह किताब हमारी और उनकी दुनिया के बीच में एक पुल का काम करता है, यानी कि हमारे दिमाग और ऑटिस्टिक ब्रेन के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है जिससे हमें समझने में बहुत सहूलियत हुई कि आखिर ऑटिस्टिक ब्रेन किस तरह से काम करता है और किस तरह से वो रिस्पॉन्स देता है। और हमें वो जानने में बहुत सहायता मिली कि आखिर हम अपने ऑटिस्टिक बच्चे पे किस तरह से काम कर सके, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। तो आइए जानते हैं टेम्पल ग्रैंडीन के जीवन के बारे में, उनके बचपन के बारे में और उनके जीवन के उन पहलुओं के बारे में, ताकि हमें एक सीख मिल सके कि एक ऑटिस्टिक इंसान के जीवन के जो पड़ाव होते हैं उसको उन्होंने किस तरह से पार किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने आप को एक बहुत ही अच्छे स्थान पे, एक बहुत ही सर्वोच्च स्थान पे स्थापित किया। टेम्पल ग्रैंडीन का जन्म बॉस्टन के एक परिवार में हुआ था। जब वो 2 साल की थी तो उनकी स्पीच नहीं थी, वो ना के बराबर बोलती थी और उनमें सीवियर ऑटिज्म के लक्षण थे। उनके इन लक्षणों को देखते हुए उनकी माँ उन्हें बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के स्पेशल नीड रिसर्चर्स के पास लेकर के गई। वहाँ उन्हें लोगों ने सलाह दी कि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, और जब वो न्यूरोलॉजिस्ट से मिली तो न्यूरोलॉजिस्ट ने उन्हें स्पीच थेरेपी कराने की सलाह दी। 2.5 साल की उम्र से टेम्पल ग्रैंडीन की पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, यानी कि 1-on-1 ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। जब ग्रैंडीन 3 साल की हुई तो उनकी माँ ने एक नैनी हायर किया था, यानी एक आया रखा था जो उसके साथ रहती थी और उनके साथ वो बहुत सारे एजुकेशनल और बोर्ड गेम्स खेला करती थी। इस कारण से ग्रैंडीन ज़्यादा से ज़्यादा समय थेरेपीज़ और एजुकेशनल बोर्ड गेम्स में बिताती थी। इसके अलावा ग्रैंडीन का कहना है कि वो खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें बहुत ही अच्छा एलिमेंट्री स्कूल मिला था जहाँ के टीचर्स ने उनकी ज़रूरतों और सेंसिटिविटी के हिसाब से स्कूल का वातावरण तैयार किया था ताकि ग्रैंडीन को सीखने में परेशानी ना आए। वहीं पे उन्होंने वेट का कंसेप्ट और टर्न टेकिंग, इन सब चीज़ों का कंसेप्ट सीखा था। इसमें एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स ने उनका बहुत साथ दिया था। अपने ऑटिस्टिक व्यवहार के कारण उनकी रिपीटेटिव स्पीच थी और इस कारण से स्कूल के बच्चे उन्हें टेप रिकॉर्डर कह के चिढ़ाते थे। ये चीज़ें उन्हें प्रभावित तो ज़रूर करती थी, लेकिन उन्होंने कभी इन चीज़ों को खुद पे हावी नहीं होने दिया।
इनफैक्ट जब वो हाई स्कूल में थी तभी उन्होंने एक ऐसी स्क्वीज मशीन का आविष्कार किया था जिसकी हेल्प से वो अपनी स्ट्रेस को निकालती थी। और ये स्क्वीज मशीन उस समय तो लोगों ने नहीं समझी, लेकिन आज बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस अपने ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स के लिए उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। और आज भी बहुत सारे ऑटिस्टिक एडल्ट जो हैं ये स्क्वीज मशीन यूज़ करते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज करने के लिए। आगे चल के उन्होंने एनिमल साइंस में बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री हासिल की। जब वो एनिमल साइंस में बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री कर रही थी उस समय उन्होंने ये महसूस करना शुरू किया कि जिस तरह से जानवरों को आवाज़ और टच के प्रति सेंसिटिविटी होती है वैसे ही ऑटिस्टिक लोगों को भी आवाज़ और टच के प्रति सेंसिटिविटी होती है। शायद यही कनेक्शन था कि वो एनिमल्स के बिहेवियर को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकी और उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू किया। अपने अनुभवों के आधार पे ही उन्होंने फार्मिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव लाए और इसके कारण से बहुत सारे सुखद परिवर्तन हमें देखने को मिले। अपनी ऑटोबायोग्राफी में टेम्पल ग्रांडी ने कहा है कि ऑटिज्म उनके जीवन का एक हिस्सा है। ऑटिज्म ने उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है, जैसे कि वो हमेशा ही कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना पसंद करती हैं, यानी कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करती हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह से सेंसरी रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रहता है ताकि कहीं से भी उन पे सेंसरी ओवरलोड ना हो। तो आप देख रहे हैं कि उनके जीवन के हर पहलू में जो ऑटिज्म से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो उसको उन्होंने किस तरह से मैनेज किया है और वो इतने बड़ी मुकाम पे आज पहुंची हुई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद टेम्पल ग्रांडी आज एक विख्यात लेखिका हैं और साथ में एनिमल बिहेवियरिस्ट हैं। इसके अलावा वो ऑटिस्टिक और न्यूरो डाइवर्सिटी मूवमेंट का भी हिस्सा रहती हैं और वो अपनी विचारों को सबके बीच में रखती हैं। इससे ऑटिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा समझने में सहायता मिलती है। आशा करती हूँ कि टेम्पल ग्रांडी की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, कि जीवन के इन पहलुओं को जानने के बाद आपको भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा होगा कि ये सारी चीज़ें आपके बच्चे में भी हैं, लेकिन इसके बावजूद टेम्पल ग्रांडी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है तो हमारे बच्चे भी अपनी कोई ना कोई राह ज़रूर खोज लेंगे। हमें बस उन पे विश्वास बनाए रखना है, जैसे कि ग्रांडी के माँ ने उन पे विश्वास बनाया रखा। बच्चा अगर ऑटिस्टिक है तो वो ऑटिज्म उसके जीवन का एक पहलू है। अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियां आने के बावजूद भी टेम्पल ग्रांडी ने अपने लिए एक मुकाम हासिल किया और आज भी ऑटिज्म मूवमेंट और न्यूरो डाइवर्सिटी मूवमेंट में हमेशा ही हिस्सा लेती हैं और लोगों के बीच में अपने अनुभव शेयर करती हैं। हमें भी अपने बच्चों पे काम करते रहना है और एक ना एक दिन उसके लिए भी कोई ना कोई राह निकल के ज़रूर आएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो आप भी अपने बच्चे पे काम करिए। अगर हम भी अपने बच्चे पे काम करेंगे तो भविष्य में हमारे बच्चे के लिए भी कोई ना कोई राह ज़रूर निकल के आएगी। तो आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको प्रेरणादायी लगी होगी और आप भी सोच रहे होंगे कि हमें भी अपने बच्चे पे इस तरह से काम करना है कि वो ना सिर्फ परिवार बल्कि समाज को भी बहुत कुछ दे करके जाए। So thank you so much for joining and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नए कंसेप्ट के साथ। Thank you.